ये जो आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ यूपीएससी पीसीएस आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2x पे लगा के देखिए और 18 सेंचुरी का जो भी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी या पीसीएस में पूछा गया है वो इसमें आपको मैंने मर्ज कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दो दिए हुए हैं, ट्राई करिए कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि राजस्व संग्रह के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत जो किसान होते थे उनको खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी राजस्व का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता था। ये बहुत ही खराब था। दूसरा अगर देखें दूसरे ऑप्शन के बारे में कि जो जमींदार भूमि बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे या हस्तांतरित या ट्रांसफर कर सकते थे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को वंशजों को दे सकते थे। हालांकि 1794 में पेश किए गए सनसेट क्लॉज में ये निर्धारित किया गया था कि यदि कर का भुगतान एक विशिष्ट सूर्यास्त समय सीमा तक नहीं किया जाता है तो सरकार जमींदारी को जब्त कर लेगी और इसको नीलाम कर देगी, जिससे उसके अधिकार नए मालिक को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यानी ये जो सनसेट लॉ था ये भी बहुत खराब था, सूर्य अस्त से पहले आपको कर दे देना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एक और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया गया था? पुर्तगालियों के सुपुर्द यानी पुर्तगालियों को दे दिया था। तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा बहादुर शाह। आपका राइट आंसर होगा बहादुर शाह। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1534 में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके द्वारा उन्होंने दमन और दीव जो आज के टाइम पे है यानी जो उसमें दीव है, इसके साथ साथ अपने साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे वसई और भी द्वीपों को पुर्तगालियों को दे दिया, जो आज मुंबई बनाते हैं। यानी कई सारे द्वीप मिलके आज जो बॉम्बे है मुंबई है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले तो निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है और 2023 में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, यानी ये एक संसद का एक अधिनियम था जिसे बाद में सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से भी जाना गया और इसमें 20 वर्षों के लिए जो है इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके चार्टर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। अब अगर 1833 के और भी प्रावधानों के बारे में हम लोग बात करें तो पहला प्रावधान के बारे में अगर बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और सर विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सर विलियम बेंटिक। ठीक है, तो आप हमारी आवाज सुनते रहें और इसको 2x पे कर लीजिए तो आपको चीजें और भी आसान हो जाएंगी। सर विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। इस तरह से देश का प्रशासन एक प्रशासन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत हो गया। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें तो बंबई और मद्रास के राज्यपाल को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ 1833 के अपने प्रावधान थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वैल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके और भी ऑप्शंस हैं, आप देख लो यहां पर, है ना, ये कई ऑप्शन है आपके पास में। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन है आपका, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी पुरातात्विक उत्खनन। ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो है आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए थे और काम करते थे, यानी एग्जीबिशन का काम करते थे, खुदाई वगैरह करवाते थे। जो पुरानी चीजें थी जैसे जो सभ्यताएं थी या कहीं पर कुछ मिलता था, जैसे आज भी खुदाई होती थी, आज भी खुदाई होती है। तो ये सारे जो नाम अलेक्जेंडर हैं, लॉन्गहर्स्ट हैं, रॉबर्ट स्वैल हैं, जेम्स बर्गेस हैं, वाल्टर इलियट हैं, ये सब लोग पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका बी, यानी 2 और 3 सही है आपका, 2 और 3 सही है। जरा इसके बारे में हम लोग देखें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखें थोड़ा सा ऑप्शन, तो डचों के द्वारा पहला कारखाना जो है 1605 में मूसलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया, जबकि गजपति शासन 16वीं शताब्दी के मध्य तक चला। ठीक है, अब अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा को का अधिग्रहण किया, यानी ये सही है आपका। ठीक है, तो 2 और 3 आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करें। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था? तो भरूच, चिकाकोल, त्रिचुरापल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का ए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक आपका भरूच। ठीक है, आगे हम लोग चले। क्वेश्चन नंबर 7, और ये अनअकैडमी का है, बहुत अच्छा मुझे मिल गया था इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूं, जिसमें इस पीडीएफ में सारा कुछ इन्होंने कवर किया है। तो अनअकैडमी को भी थैंक यू हमारी तरफ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव को सही तरीके से व्याख्या करता है? तो आइए देखते हैं कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, या ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में हुआ क्या? पहला, यानी दस्तकारी जो उद्योग है वो नष्ट हो गए थे। क्या किया गया था? जो दस्तकारी उद्योग है उसको नष्ट कर दिया गया था। हुआ और क्या क्या हुआ था? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक था, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसने अपने सभी निर्यात बाजार और अपने अधिकांश घरेलू बाजार को खो दिया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुए, जिससे औद्योगिक समूहों को अन्य देशों से आयात करना पड़ा बहुत बड़े लेवल पर। सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने का दबाव डाला गया ताकि मैनचेस्टर का सामान ब्रिटेन में बिना किसी बाहरी कंपटीशन के प्रतिस्पर्धा के बिक सके। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 आप देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। औरंग क्या होता था? राजकोष का प्रभारी। बेनियान क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। मिरासीदार क्या होता था? राज्य का नामित राजस्व दाता। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी आपका 2 और 3। 2 और 3 आपका सही सुमेलित है, बाकी जो है ये आपका गलत है। 2 और आपका 3, यानी बेनियान जो होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था, और मिरासीदार होता था राज्य का नामित राजस्व दाता। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। औरंग जो होता था, ये औरंग जो होता था वो एक गोदाम के लिए एक फारसी शब्द, यानी गोदाम जहां पर एक जगह, एक स्टोरेज कह सकते हो, है ना, जिसको इंग्लिश में लोग गोडाउन वगैरह कह देते हैं, जहां पर चीजें इकट्ठी करके रखी जाती हैं। तो औरंग एक टाइप का फारसी शब्द है जो गोदाम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलजिली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए करी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए करी थी? तो 9 का आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी,
वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 18 अगस्त 1800 को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत की स्थानीय भाषाओं में निर्देश प्रदान करने के लिए किया गया था। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया। इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और भारतीय अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षित करना था, ताकि यह प्रशासनिक कार्य को आसान बना सके और यहाँ के मूल निवासियों के साथ अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया था? इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया। तो आपका जो 10 का राइट आंसर होगा वो होगा तंबाकू, कोको और रबड़, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बारे में बात करें तो नवीन और प्राचीन विश्व को अक्सर कृषि फसलों के संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका एक साझा कृषि इतिहास साझा करते हैं जो नवपाषाण क्रांति से उत्पन्न हुआ था। 3 महाद्वीपों ने आम घरेलू पादपों को साझा किया, जिससे उन्हें एक साथ समूह के रूप में निर्मित करना आसान हो गया। अब जो विकल्प ए है तंबाकू, कोको और रबड़, प्राचीन विश्व की फसलों में गेहूं, राई, जई, दाल और जौ शामिल है। ऐसी फसलें अमेरिका में तब तक मौजूद नहीं थी जब तक कि 1490 के दशक में पूर्व कोलंबियाई संपर्क द्वारा उनका परिचय नहीं हुआ था। ठीक है, तो नई दुनिया की फसलों में रबड़, तंबाकू, सूरजमुखी, कोको और काजू शामिल है। माना जाता है कि कुछ पौधे जैसे कपास और रतालू के साथ साथ कुत्ते जैसे कुछ जानवर दोनों दुनिया में मौजूद थे। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चंस को देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा ए, 1 और 2, यानी पहला और दूसरा सही है। 1813 में इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी अब 1813 के चार्टर के बाद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में चाय और जो है किसका, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार, बस यही 1813 के बाद में बचा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा भी सही है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यानी अब जो है जो ब्रिटिश राज है वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, या फिर आज यहीं पर रखते हैं। हम लोग 11 क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।